नमस्कार। हम्म, खेती में पानी कितना जरूरी है ये तो हम सब जानते ही हैं। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी बिल्कुल। खास तौर पर उन अलग-अलग तरीकों पर जिनसे फसलों तक पानी पहुंचाया जाता है। हाँ, हमारे पास जो जानकारी है हम्म, उसमें देखिए पुराने जमाने के सतही तरीकों से लेकर आजकल के जो नए सिस्टम हैं जैसे ड्रिप इरिगेशन, हाँ, ड्रिप और स्प्रिंकलर हाँ, उन सब का जिक्र है। और एक और अहम बात है, पानी की क्वालिटी। बहुत ज्यादा अहम। मतलब आप तरीका कोई भी अपनाएं, अगर पानी ही ठीक नहीं है तो मुश्किल है। सही बात। तो चलिए शुरू करते हैं ये समझना कि ये तरीके कौन कौन से हैं, कब कौन सा बेहतर रहता है और पानी की क्वालिटी क्यों इतनी मायने रखती है। सबसे पहले बात करते हैं सरफेस इरिगेशन की। सतही सिंचाई मतलब पानी जमीन के ऊपर फैला कर देना। जी। अब इसमें कौन सा तरीका चुनना है ये कई चीजों पर डिपेंड करता है। जैसे मिट्टी कैसी है, खेत कैसा है, ढलान है या समतल, फसल कौन सी है। अच्छा, तो सबसे पहला और शायद सबसे सीधा तरीका है फ्री फ्लडिंग। इसे कुछ लोग वाइल्ड फ्लडिंग भी कहते हैं। वाइल्ड फ्लडिंग मतलब जंगली। हाँ, एक तरह से। इसमें बस खेत में एक मेन सप्लाई नाली से पानी छोड़ दिया जाता है, छोटी नालियों में, और वो फिर बिना किसी खास कंट्रोल के पूरे खेत में फैल जाता है। अच्छा, कोई रोक टोक नहीं, इसीलिए फ्री या वाइल्ड कह रहे हैं। हाँ हाँ, काफी हद तक कंट्रोल बहुत कम होता है। पानी खेत में फैलता तो है, लेकिन इसमें ना पानी का नुकसान काफी होता है। कैसे? एक तो पानी बहकर खेत से बाहर जा सकता है, जिसे रन ऑफ कहते हैं, और दूसरा खुली सतह से धूप और हवा में उड़ जाता है, मतलब इवेपोरेशन। तो पानी के इस्तेमाल के हिसाब से देखें तो ये बहुत एफिशिएंट तरीका नहीं है। तो फिर इसके इस्तेमाल कहाँ होता है अगर इतना पानी वेस्ट होता है तो? देखिए, ये उन जगहों के लिए ठीक है जहां जमीन बहुत ऊबड़ खाबड़ हो, जिसे लेवल करना मतलब समतल करना बहुत मुश्किल या महंगा हो। अच्छा। या फिर जहां पानी इतना ज्यादा हो कि भाई उसकी कमी ही ना हो, तो वेस्टेज की चिंता कम होती है। और ये उन फसलों के लिए ठीक है जो बहुत पास पास उगती हैं, जहां पूरे खेत को गीला करना ही होता है। और शायद इसमें खेत तैयार करने का झंझट भी कम होता होगा। हाँ, ये एक बड़ा फायदा है। इसमें कोई खास लैंड लेवलिंग या तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो अगर इसमें पानी का कंट्रोल कम है तो क्या इससे बेहतर सरफेस तरीके भी हैं? जैसे ये बॉर्डर फ्लडिंग क्या चीज़ है? हाँ, बॉर्डर फ्लडिंग में थोड़ा ज्यादा कंट्रोल होता है। इसमें क्या करते हैं कि खेत को लंबी लंबी पट्टियों में बांट देते हैं। पट्टियां मतलब स्ट्रिप्स। जी, स्ट्रिप्स। और इन पट्टियों के दोनों किनारों पर मिट्टी की छोटी छोटी मेड़ें बना देते हैं, बांध जैसा। अच्छा, बॉर्डर बना देते हैं। हाँ, बॉर्डर। इसीलिए बॉर्डर फ्लडिंग। ये मेड़ें पानी को पट्टी के अंदर रखती हैं और उसे सीधा नीचे की तरफ बहने में मदद करती हैं, गाइड करती हैं एक तरह से। 10 से 20 मीटर तक रखते हैं। ये खेत की ढलान और मिट्टी पर भी निर्भर करता है। और पानी कैसे देते हैं इसमें? मेन सप्लाई नाली से हर पट्टी के शुरू में पानी छोड़ते हैं और वो पानी एक पतली चादर की तरह पूरी पट्टी पर फैलता हुआ नीचे की तरफ बहता है और जमीन में रिसता जाता है। इसमें भी मिट्टी का ध्यान रखना पड़ता होगा। बिल्कुल। अगर मिट्टी ज्यादा पानी सोखने वाली है जैसे रेतीली, तो पानी तेजी से देना पड़ता है ताकि वो नीचे तक पहुंच जाए। और अगर मिट्टी कम पानी सोखती है, चिकनी मिट्टी जैसी, तो पानी धीरे धीरे देना होता है, वरना वो बहकर वेस्ट हो जाएगा। तो इसमें कंट्रोल तो बढ़ा, लेकिन फिर जमीन तैयार करने में मेहनत ज्यादा लगती होगी, लेवलिंग वगैरह। हाँ बिल्कुल, बॉर्डर फ्लडिंग के लिए जमीन तैयार करना जरूरी है। पट्टी की चौड़ाई में जमीन एकदम लेवल होनी चाहिए और लंबाई में हल्की एक जैसी ढलान, तभी पानी ठीक से बहेगा। अगर लेवलिंग ठीक नहीं हुई तो कहीं पानी जमा हो जाएगा, कहीं सूखा रह जाएगा। तो ये फ्री फ्लडिंग से तो बेहतर है पानी बचाने में, पर मेहनत और खर्चा ज्यादा है। अच्छा, अब बॉर्डर से पानी को दिशा मिल गई, क्या इसे और छोटे हिस्सों में कंट्रोल कर सकते हैं? शायद यहीं पर चेक फ्लडिंग आता है। एकदम सही पकड़ा आपने। चेक फ्लडिंग में कंट्रोल और भी ज्यादा होता है। इसमें बॉर्डर वाली मेड़ों के साथ साथ बीच बीच में आड़ी मेड़े भी बना देते हैं। आड़ी मेड़े मतलब क्रॉस में? जी, क्रॉस लेवीज। इससे पूरा खेत छोटे छोटे चौकोर या आयताकार हिस्सों में बंट जाता है। इन्हीं को चेक कहते हैं। अच्छा, जैसे चेक बोर्ड होता है। हाँ, कुछ वैसा समझ लीजिए। हर चेक में सप्लाई नाली से तेजी से पानी भरते हैं और फिर बंद कर देते हैं। पानी वहीं ठहरा रहता है और जमीन में रिसता है। इसका मतलब पानी और भी बराबर फैलता होगा। ये किन फसलों के लिए अच्छा है? हाँ जी, डिस्ट्रीब्यूशन काफी यूनिफॉर्म होता है। ये ज्यादा और कम दोनों तरह की मिट्टी के लिए ठीक है। और उन फसलों के लिए बहुत अच्छा है जिन्हें कुछ देर रुके हुए पानी की जरूरत होती है, जैसे धान। धान की खेती में तो पानी भरा रखना पड़ता है। हाँ, तो उसके लिए बढ़िया है। चेक का साइज मिट्टी और पानी के फ्लो के हिसाब से रखते हैं। छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी।
और बागों में पेड़ों के लिए भी कुछ ऐसे ही करते हैं। वो बेसिन फ्लडिंग क्या है? हाँ, बेसिन फ्लडिंग असल में चेक फ्लडिंग का ही एक स्पेशल केस है। ये खास तौर पर फलों के बागानों के लिए इस्तेमाल होता है। कैसे? इसमें हर पेड़ या कभी-कभी 2-3 पेड़ों के चारों ओर मिट्टी की एक गोल या चौकोर मेड़ बना देते हैं, एक थाला जैसा। अच्छा, थाला बना देते हैं। हाँ, बेसिन या थाला। फिर उस थाले में पानी भर देते हैं। वो पानी धीरे धीरे रिसकर पेड़ की जड़ों तक पहुंच जाता है। ठीक है। ये जितने भी तरीके हमने देखे, फ्री फ्लडिंग, वाटर चेक, बेसिन, इसमें खेत का बड़ा हिस्सा गीला होता है। क्या कोई ऐसा सरफेस तरीका है जो सिर्फ पौधे की लाइन में ही पानी दे? हाँ, है ना। उसे कहते हैं फरो इरिगेशन, मतलब नाली सिंचाई। नाली सिंचाई। जी, इसमें पूरे खेत को गीला नहीं करते, सिर्फ जो पौधों की कतारें होती हैं उनके बीच में पतली पतली नालियां फरो बनाते हैं और पानी सिर्फ उन नालियों में बहाते हैं। अच्छा, तो पानी सिर्फ नाली में रहता है और जो मेड़ें होती हैं कतारों की, वो सूखी रहती हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब तो पानी की काफी बचत होती होगी और वो इवेपोरेशन, भाप बनकर उड़ने वाला नुकसान भी कम होता होगा। एकदम सही। क्योंकि खेत का सिर्फ 20 से 50% हिस्सा ही गीला होता है, तो खुला सरफेस एरिया कम हो जाता है। इससे इवेपोरेशन लॉस काफी कम हो जाता है। ये किन फसलों के लिए अच्छा है? ये उन सब फसलों के लिए बहुत अच्छा है जो लाइनों में लगती हैं, जैसे गन्ना, कपास, मक्का, आलू, मूंगफली, सब्जियां वगैरह। नालियों की गहराई कितनी होती है इसमें? ज्यादा गहरी नहीं, करीब 8 से 30 सेंटीमीटर, और लंबाई खेत की ढलान और मिट्टी पर डिपेंड करती है। चलिए, ये तो हुए सरफेस तरीके। अब जरा उन तरीकों पर आते हैं जिनमें पानी प्रेशर से दिया जाता है, जैसे फव्वारा सिंचाई, स्प्रिंकलर इरिगेशन। ये तो सुनने में बारिश जैसा लगता है। हाँ बिल्कुल, ये बारिश की नकल ही है। इसमें पाइप का एक पूरा नेटवर्क होता है, मेन पाइप, सब मेन, फिर लैटरल पाइप, और इन लैटरल पाइप पर फव्वारे लगे होते हैं, स्प्रिंकलर हेड। अच्छा। ये स्प्रिंकलर पानी को प्रेशर से छोटी छोटी बूंदों में तोड़कर हवा में फैलाते हैं और वो बूंदें बारिश की तरह खेत पर गिरती हैं। ये तो काफी एडवांस लगता है। किन हालात में ये ज्यादा फायदेमंद है? ये कई सिचुएशंस में सरफेस इरिगेशन से बेहतर है, जैसे जहां जमीन ऊबड़ खाबड़ हो और लेवलिंग महंगी हो। हाँ, लेवलिंग का खर्चा बच गया। जी, या तेज ढलान वाली जमीन हो जहां मिट्टी कटने का डर रहता हो, या फिर मिट्टी ऐसी हो जो या तो बहुत तेजी से पानी सोखती है या बहुत धीरे धीरे। मतलब रेतीली या बहुत भारी चिकनी मिट्टी। हाँ, और जहां पानी की कमी हो वहां भी अच्छा है, क्योंकि पानी बराबर फैलता है और वेस्टेज कम होती है। इसकी एफिशिएंसी करीब 80% तक हो सकती है। 80%? सरफेस से तो काफी ज्यादा है। हाँ, काफी ज्यादा। और इसमें खेत लेवल करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। फायदे तो हैं, लेकिन कुछ मुश्किलें भी तो होंगी। महंगा होता होगा ये। हाँ, वो तो है। पहली बात, शुरुआती खर्चा ज्यादा है। पाइप, फिटिंग्स, स्प्रिंकलर, पंप, ये सब खरीदना पड़ता है। दूसरा, इसे चलाने के लिए लगातार बिजली या डीजल चाहिए पंप चलाने के लिए। और वो हवा का कुछ असर पड़ता है? हाँ, बहुत। अगर तेज हवा चल रही हो तो पानी का छिड़काव एक जैसा नहीं होता, बूंदें उड़ जाती हैं, कहीं ज्यादा पानी, कहीं कम। अच्छा। और एक बड़ी दिक्कत है फव्वारों के छेद बंद होने की, क्लॉगिंग। क्लॉगिंग मतलब? अगर पानी में रेत, मिट्टी या दूसरी गंदगी है तो वो स्प्रिंकलर के छोटे छोटे छेदों, नोजल में फंसकर उन्हें बंद कर देती है। ओ, तो पानी साफ होना बहुत जरूरी है इसके लिए। बहुत जरूरी। हाँ। फिल्ट्रेशन चाहिए होता है। और हाँ, ये धान जैसी फसलों के लिए ठीक नहीं है जिन्हें ज्यादा पानी चाहिए होता है। समझ गया। और अब आते हैं सबसे मॉडर्न तरीके पर, ड्रिप इरिगेशन, टपका सिंचाई। ये तो पानी बचाने में चैंपियन माना जाता है ना? हाँ जी, बिल्कुल। इसे माइक्रो इरिगेशन भी कहते हैं। इसमें भी पाइप का नेटवर्क होता है, लेकिन लैटरल पाइप पर स्प्रिंकलर की जगह छोटे छोटे एमिटर या ड्रिपर लगे होते हैं। एमिटर, ड्रिपर। हाँ, ये बहुत धीरे धीरे, बिल्कुल बूंद बूंद करके पानी सीधा पौधे की जड़ के पास मिट्टी में टपकाते हैं। सीधा जड़ के पास, सतह पर नहीं? नहीं, सतह पर बहुत कम या बिल्कुल नहीं। पानी सीधा रूट जोन में जाता है और इसमें पानी के साथ आप खाद भी घोल कर दे सकते हैं, सीधा जड़ों तक। उसे फर्टिगेशन कहते हैं। फर्टिगेशन। अच्छा, तो इसमें वो इवेपोरेशन और पानी का नीचे बहकर वेस्ट होना, वो सब तो खत्म ही हो जाता होगा। एकदम सही। क्योंकि पानी सतह पर फैलता ही नहीं, तो इवेपोरेशन लॉस न के बराबर है और पानी इतना धीरे धीरे जाता है कि जड़ों से नीचे बहकर बर्बाद भी नहीं होता। इसीलिए ये पानी बचाने का सबसे एफिशिएंट तरीका है। कितना एफिशिएंट?
इसकी वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी 90 से 95% या उससे भी ज्यादा हो सकती है। 95%? कमाल है। फायदे तो जबरदस्त हैं इसके। पानी की बचत, फसल भी अच्छी होती होगी। हाँ, पैदावार और क्वालिटी दोनों बढ़ती है, खरपतवार कम होते हैं, बीमारियां कम फैलती हैं और ये लगभग हर तरह की मिट्टी और ढलान पर काम करता है। पर इसमें भी तो कुछ चुनौतियां होंगी, जैसे स्प्रिंकलर में क्लॉगिंग थी। हाँ, इसमें भी है। एमिटर के छेद तो और भी बारीक होते हैं, तो पानी का बहुत ज्यादा साफ होना जरूरी है, वरना वो रेत, मिट्टी या पानी में काई जमने से बंद हो सकते हैं। तो इसमें भी फिल्ट्रेशन और सफाई जरूरी है। बहुत जरूरी। अच्छा फिल्टर सिस्टम चाहिए और पाइपलाइन को समय समय पर फ्लश करना पड़ता है। और खेत में काम करते हुए या जानवरों से पाइप कटने फटने का डर भी रहता है। और खर्चा, ये स्प्रिंकलर से भी महंगा होगा। हाँ, शुरुआती लागत इसकी ज्यादा हो सकती है और सबसे बड़ी बात, इसे डिजाइन करने, लगाने, चलाने और संभालने के लिए थोड़ी टेक्निकल जानकारी चाहिए, स्किल्ड लोग चाहिए। तो हमने ये सिंचाई के अलग-अलग तरीके समझे, फायदे नुकसान सब देखे, लेकिन ये सब तभी काम करेंगे ना जब जो पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो ठीक हो। पानी की क्वालिटी का क्या रोल है? बहुत ही बड़ा रोल है। पानी की क्वालिटी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। अगर पानी में ही गड़बड़ है, कुछ हानिकारक चीजें घुली हैं, तो वो मिट्टी को भी खराब करेंगी और फसल को भी, चाहे आप कितना भी अच्छा सिस्टम लगा लें। तो किन चीजों का ध्यान रखना होता है पानी में? मेनली 2 तरह की अशुद्धियों पर ध्यान देना होता है। एक तो पानी में जो तैरते हुए कण होते हैं, सस्पेंडेड सॉलिड्स, और दूसरे पानी में घुले हुए नमक यानी सॉल्युबल सॉल्ट्स। पहले इन तैरते हुए कणों की बात करते हैं। जैसे पानी में मिट्टी या गाद घुली हो, इसका क्या असर होता है? ये डिपेंड करता है कि कण कैसे हैं और मिट्टी कैसी है। अगर पानी में बारीक कण है, सिल्ट जैसे, और उनमें पोषक तत्व भी हैं, पोषक तत्व? हाँ, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, तो ऐसा पानी रेतीली मिट्टी के लिए अच्छा हो सकता है, उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ सकती है। लेकिन अगर पानी में मोटे कण हैं, रेत जैसे, जिनमें पोषक तत्व कम होते हैं, तो वो अच्छी चिकनी मिट्टी को खराब कर सकते हैं, उसके पोर्स बंद कर सकते हैं। अच्छा। और दूसरी चिंता आपने बताई घुले हुए नमक की, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ये सब, इनका क्या नुकसान है? अगर ये नमक पानी में एक लिमिट से ज्यादा हो तो ये पौधों के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकते हैं। सबसे बड़ा असर ये डालते हैं पौधों की जड़ों की पानी सोखने की क्षमता पर। एक प्रोसेस होता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस? ये क्या होता है और नमक इसमें कैसे गड़बड़ करते हैं, ये थोड़ा समझाएंगी? देखिए, ऑस्मोसिस एक नेचुरल प्रोसेस है। इसमें पानी कम गाढ़ी चीज जहां नमक कम हो से ज्यादा गाढ़ी चीज जहां नमक ज्यादा हो की तरफ जाता है, एक मेम्ब्रेन के आर पार, जैसे पौधे की जड़ की दीवार। अच्छा। नॉर्मली मिट्टी के पानी में नमक पौधे के जड़ के अंदर के लिक्विड से कम होता है। तो पानी बाहर से अंदर जाता है जड़ में, पौधा पानी सोख लेता है। ठीक है। लेकिन अगर सिंचाई वाले पानी में ही बहुत नमक है तो मिट्टी में नमक ज्यादा हो जाता है, जड़ के अंदर से भी ज्यादा। तो प्रोसेस उल्टा हो जाता है। पानी जड़ के अंदर जाने के बजाय जड़ से बाहर निकलकर मिट्टी में आने लगता है। क्या? हाँ, पानी बाहर आने लगता है? हाँ, इसे पौधे का डिहाइड्रेशन समझ लीजिए। पौधा पानी लेना चाह रहा है पर उल्टा अपना पानी गवा रहा है। वो मुरझाने लगता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। अरे बाप रे, तो बड़ी गड़बड़ बात है। हाँ, और ये ज्यादा नमक जड़ों के जो बारीक छेद होते हैं उन्हें भी बंद कर सकते हैं, चोक कर सकते हैं। तो कितनी मात्रा नमक की सेफ है, कोई लिमिट है? हाँ, गाइडलाइंस हैं। हम देखते हैं टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स यानी TDS मिलीग्राम प्रति लीटर में। अगर TDS 700 से ज्यादा है तो कुछ सेंसिटिव फसलों के लिए नुकसान शुरू हो सकता है, और अगर 2000 से ज्यादा है तो वो पानी लगभग सभी फसलों के लिए खराब है, उसे सिंचाई में यूज नहीं करना चाहिए। TDS के अलावा एक और चीज देखते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी EC। EC वो क्या है? पानी में जितने ज्यादा घुले हुए आयन नमक से बनते होंगे वो उतनी आसानी से बिजली कंडक्ट करेगा। तो EC से हमें नमक की मात्रा का अंदाजा लग जाता है। इसे माइक्रोमो प्रति सेंटीमीटर या डेसीसीमेंस प्रति मीटर में नापते हैं। अच्छा, तो EC के हिसाब से पानी को बांटा गया? हाँ, C1 से C4 तक। C1 मतलब कम नमक, सबसे बढ़िया। C2 मतलब मीडियम नमक, इसमें थोड़ी सावधानी चाहिए, जैसे लीचिंग। C3 मतलब हाई नमक, इसमें अच्छी ड्रेनेज और लीचिंग जरूरी है और सिर्फ नमक सहने वाली फसलें ही लगानी चाहिए। और C4 मतलब बहुत ज्यादा नमक, ये पानी सिंचाई के लायक नहीं माना जाता।
आपने 2-3 बार ये लीचिंग शब्द बोला। ये लीचिंग क्या है असल में? लीचिंग का मतलब है मिट्टी से एक्स्ट्रा नमक को हटाना। इसमें हम खेत में जरूरत से थोड़ा ज्यादा पानी देते हैं। ज्यादा पानी। हाँ, वो एक्स्ट्रा पानी मिट्टी में जमा नमक को अपने में घोल लेता है। फिर या तो वो नमक वाला पानी खेत के ड्रेनेज सिस्टम से बाहर निकल जाता है या फिर जमीन में इतना नीचे चला जाता है कि जड़ों तक उसका असर ना पहुंचे। अच्छा, मतलब मिट्टी को धोना एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। ये खारापन कंट्रोल करने का तरीका है, खासकर जब हम थोड़ा ज्यादा नमक वाला पानी इस्तेमाल कर रहे हों। लेकिन इसके लिए खेत में पानी की निकासी का इंतजाम अच्छा होना चाहिए, वरना वाटर लॉगिंग हो जाएगी। तो आज की इस पूरी बातचीत से ये तो एकदम साफ है कि सिंचाई का सही तरीका चुनना कितना जरूरी है और कितना कॉम्प्लेक्स भी है। जी हाँ, ये सिर्फ पानी देना नहीं है, सही टाइम पर सही मात्रा में सही तरीके से देना है। और इसमें पानी बचाना, खर्चा देखना, मिट्टी, ढलान, फसल, सब कुछ सोचना पड़ता है। एक बैलेंस बनाना पड़ता है। बिल्कुल। और जैसा हमने अभी समझा, पानी की क्वालिटी पर ध्यान देना भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। सही कहा। अगर पानी ही खराब है तो फिर सारी मेहनत, पैसा, टेक्नोलॉजी सब बेकार। हाँ, फसल अच्छी होने की जगह खराब हो सकती है। तो पानी की जांच करवाना बहुत जरूरी है। वाकई। अब यहाँ एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है। एक तरफ ये पुराने तरीके हैं जो सस्ते हैं शायद, पर पानी बहुत बर्बाद करते हैं। हाँ, दूसरी तरफ ये ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसे नए, बहुत एफिशिएंट तरीके हैं, पर महंगे हैं। जी, तो आज जब पानी की कमी इतनी बढ़ रही है, फूड सिक्योरिटी की चिंता है, तो इन तरीकों के बीच एक सही बैलेंस कैसे बने? खासकर हमारे छोटे किसान जो शायद इतना खर्चा ना उठा पाएं, उनके लिए क्या रास्ते हैं? ये सोचना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ये एक बहुत ही अहम सवाल है जिस पर हमें और ध्यान देने और समाधान खोजने की जरूरत है।